स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर एंड अवर सराउंडिंग। यानी अब हमें सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो पदार्थ जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, एक ही बात है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, अब पदार्थ को हम डेफिनाइट कैसे करें, हमें इसकी डेफिनेशन देनी है, ये भी तो बताइए। ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपके इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें टॉपिक जानते हैं कि टॉपिक क्या क्या है। तो चलिए टॉपिक देखते हैं कि आपके इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। तो विषय एक वस्तु में एक दृष्टि में देखेंगे, पदार्थ की परिभाषा। आपको इसमें पदार्थ की परिभाषा देनी है कि आप पदार्थ किसे कहते हैं। अगर आपको इसमें डेफिनेशन देने को आ जाए तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। ठीक है, तो फिर सेकंड आएगा आपका पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। इसके पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। थर्ड है आपका पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद आएगा आपका अवस्था में परिवर्तन। तो ये 4 टॉपिक हैं आपके, इन 4 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि पदार्थ की परिभाषा होती क्या है। आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि आपके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे आप सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। तो ये उसी में हमने आपको एक अच्छे से डेफिनेशन बना के दे दी कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कुर्सी। अब पत्थर की बात करें तो पत्थर एक ठोस होता है, वो चाहे कैसे भी आकार का हो, पत्थर पत्थर होगा। ठीक है, उसका एक आयतन होगा, निश्चित आयतन होगा। जिस भी आकार का पत्थर होगा उसमें द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा लकड़ी। लकड़ी का कोई भी गुटका होगा तो उसका भी आपका द्रव्यमान भी होगा, वो स्थान भी घेरेगा। थर्ड आएगा आपका मिट्टी। मिट्टी जो होती है उसमें भी द्रव्यमान होता है, उसमें भार होता है और उसमें आयतन भी होता है। कुर्सी की बात करें तो कुर्सी भी होगा। ठीक है, इसी तरह से जल भी होगा। जल को आप जिस भी बर्तन में रख देंगे, जैसा भी रूप दे देंगे, उसमें वैसा ही आयतन हो जाएगा, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब आता है आपका वायु। मैम आपने वायु क्यों लिख दिया, वायु कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या वायु द्रव है? हाँ बच्चों, वायु भी द्रव है। अब कैसे है मैम, ये भी तो बताइए। अच्छा, वायु आपने अनुभव की होगी। ठीक है, हमारे आसपास ऑक्सीजन है तभी तो हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों तक जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यही क्रिया तो होती है। मतलब वायु में ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, इसी कारण तो हमारा जीवन चलता है। ठीक, अब वायु में हम बताएंगे कैसे कि ये पदार्थ है। तो आप कोई भी गुब्बारा लीजिए। ठीक है, आप जब गुब्बारे में हवा फूंकते हैं तो वो गुब्बारा फूलता है। अब फूलेगा तो उसका एक आकार आएगा और उसमें आप जब उसका वेट लेंगे तो उसका थोड़ा ना थोड़ा वेट भी आएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वायु भी एक द्रव्य होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आगे आयतन। अभी हमने आपको पदार्थ की डेफिनेशन में बताया था कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे। ठीक है, क्या बोला था? स्थान घेरे। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु हो तो उसमें द्रव्यमान भी हो, आयतन भी हो। आयतन की डेफिनेशन नहीं बताई थी, अब हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान ही उसका आयतन कहलाता है। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो घन मीटर क्यूब होता है। अब मैम घन मीटर क्यूब ही क्यों होता है, ये भी हमें बताओ। चलो ये भी बताते हैं। अब आयतन जो होगा, जैसे कि आप जल ले लीजिए, जल को आप किसी भी बर्तन में डालेंगे। ठीक है, उसकी थोड़ी ना थोड़ी लंबाई होगी, थोड़ी चौड़ाई भी होगी, थोड़ी ऊंचाई भी होगी। आप किसी भी बर्तन में डालेंगे, आप अगर इस तरह का भी बर्तन लेंगे, आप अगर उसमें इतना भी जल डालते हैं, ठीक है, ये उसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई इसी तरह से ऊंचाई भी होगी। ठीक है, अब आयतन है
अब आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होता है ना मैम, हाँ यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। मीटर और मीटर, इस तरह से आपका क्या बनता है, मीटर क्यूब यानी घन मीटर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो आयतन का मात्रक होता है वो मीटर क्यूब ही क्यों होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि द्रवों का आयतन साधारणतः लीटर में मापा जाता है। द्रव क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि द्रवों का आयतन साधारणतः लीटर में मापा जाता है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, अभी हमने जो आपको फर्स्ट पेज बताया था, आपको उसमें टॉपिक्स बताए थे। फर्स्ट था आपका पदार्थ की परिभाषा, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया। अब आता है आपका पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। मैम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं ये बताइए। चलिए बताते हैं कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं 3। फर्स्ट तो होगा कि आपके जो पदार्थ के कण हैं, कणों के बीच में स्थान होता है, ठीक है, और पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा है आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, यानी जैसे कि आपको ऐसे हम कण बना के दिखाए हैं थोड़े थोड़े से, ये हमने यहाँ पे कण बना दिए। अब इनके बीच में जो भी स्थान है, या आपको जो भी स्थान दिखेगा वो आपका क्या होता है, ये पदार्थों के बीच में स्थान होगा, ठीक है। अब पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। अब पदार्थ के कण गति कैसे करते हैं, तो ये कण यहाँ जाएगा, ये कण उठ के इधर आएगा, इस तरह से ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, ये हम कैसे जानेंगे। अगर हमें किसी को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, स्पष्टीकरण इसका देते हैं कि हम एक गिलास में नमक या चीनी को घोलते हैं। हमने गिलास लिया, आपने नींबू पानी तो बनाया ही होगा, तो हमने एक गिलास लिया, उसमें नमक या चीनी को घोला, ठीक है। नमक या चीनी को घोलते हैं तो पूर्णतः घुलने पर नमक या चीनी के कण अदृश्य हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि पूर्णतः घुलने पर, पूर्णतः का मतलब होता है यानी पूरी तरह से, जब उसमें पूरी तरह से नमक या चीनी घुल जाए तो नमक या चीनी के कण अदृश्य हो जाते हैं, यानी हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। मतलब एक गिलास में आप नमक घोलिए तो कुछ समय के बाद उसमें नमक दिखेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप उसमें ऐसे ढूंढते रहना कि नमक कहाँ है, नमक क्या है, नमक नहीं मिलने वाला, नमक अदृश्य हो जाता है, इसमें विलीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। हम देखते हैं कि जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब उसमें नमक या चीनी घोला तो उसके बाद उसमें क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी उसका जो आयतन होता है वो पहले जितना ही रहता है। अब उसमें जब हमने नमक चीनी घोल दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका आयतन वैसे का वैसा ही है, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि नमक या चीनी के कण होंगे वो जल के रिक्त स्थान पर समावेशित हो गए, यानी जब जो आपके उसमें जल के कण होंगे उन्हीं कणों के बीच में समावेशित हो गए, ठीक है। समावेशित हो गए तो फिर अब जब उसमें समावेशित कैसे हो गए, जब उनके बीच में स्थान था तभी तो समावेशित हो गए, ठीक है। अब आपका अगला आता है कि अगला स्पष्टीकरण क्या है कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब इसका स्पष्टीकरण लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने पूजा कभी ना कभी तो की होगी, अभी नवरात्रि चल रहा है तो सभी ने की होगी, ठीक है, सब करते हैं। तो आप क्या कर देखते हैं कि यदि एक कमरे में एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती रख दी जाए तो उसकी सुगंध कमरे के एक दूसरे कोनों तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब हमने किसी कमरे के यानी मंदिर में ही लगाई, मान लो अगरबत्ती लगाते हैं तो उसके कण जो क्या होते हैं फिर धीरे धीरे जब वो जलती है तो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, ठीक है। तो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे चलेगा, जब उसने गति की तभी तो चलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, उनमें गति होती है, अतः उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इससे हमें क्या पता चला, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर इससे पहले वाले में आपको एक चीज बताना भूल है
कि देखिए इसमें क्या था कि अब हमने आपको बताया था कि इसमें जो नमक के ऐसे जल के कणों के बीच में स्थान होगा, ठीक है। अब इस स्थान को क्या कहेंगे, ये जो स्थान है इसको क्या कहेंगे ये जान लेते हैं। मतलब इसके बीच में जो स्थान होता है, कणों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान। इसको क्या कहेंगे, अंतराण्विक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच में जो स्थान होगा वो आपका अंतराण्विक स्थान कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं जो आपका टॉपिक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बताना है आपको कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि आप लोहा ही ले लीजिए, वही ठोस होता है, इसके जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत पास ऐसे बहुत पास होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, ठीक है। जब आप उसको मारते हैं किसी हथौड़े वगैरह से तो उसके टुकड़े जल्दी से नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो एक बल कार्य करता है इसको क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा होता है वो क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल। ये आप इसको नोट कर लीजिए, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को संयोजित रखते हैं। अब इसमें जो लोहा था उसके जो कण थे वो एक दूसरे के ऐसे जॉइंट रखते थे, अट्रैक्ट करते थे, एक दूसरे को जॉइंट रखते थे, उसको आकर्षण को क्या कहते थे, अंतराण्विक आकर्षण बल। उस बल के कारण जो क्या होता था, जो पदार्थ के कण है वो दूसरे को संयोजित रखते हैं। विभिन्न पदार्थों में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। आपके जो पदार्थ होंगे, जैसे कि हमने अभी तो आपको एक लोहे का एग्जांपल दिया, लेकिन लोहे के अलावा जो भी पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग आकर्षण बल होता है। जैसे कि आपका जल होगा उसमें अलग होगा, जो भी जैसा भी पदार्थ होता है उसमें अलग अलग आकर्षण बल होते हैं।